विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है वार्षिक परीक्षा में इसी वीडियो में से इन्हीं प्रश्नों में से एक से लगाकर 2 प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है √49, ऑप्शन सी है √9, ऑप्शन डी है √7। तो हमें सबसे पहले जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो अंडर रूट में जो संख्या दे रखी है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 निकल जाएगा। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से √49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 निकल जाएगा। 7 को भी 7/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी 7/1, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से √9 को देखते हैं, तो √9 को जब हल करेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 3 भी क्या आ जाएगा? इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। √7 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, √49 बटे √64। इसको हल करेंगे तो ये अंडर रूट में से इसका वर्गमूल निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और नीचे बटे में √64 है, इसको हल करेंगे तो इसका 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब ये संख्या किस रूप में आ गई? अंश बटा हर के रूप में आ गई, मतलब ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में √81 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन बटे में जो √11 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से ऑप्शन सी को चेक करते हैं, √63 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या जो हो जाएगी ये अपरिमेय हो जाएगी। √31 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है √16, ऑप्शन डी है 1/√4। तो अपरिमेय संख्या जिसका अंडर रूट के अंदर जो संख्या है 1/√3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो 4 है इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, यह संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। √16 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 1/√4 इसको हल करेंगे तो ये √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, 1/2, मतलब ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय हो गई। तो ऑप्शन ए 1/√3 जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3√3 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जैसे √3, 3 अभी √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, √2 एक संख्या है। अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा उसमें बताया था कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या है उसका यदि वर्गमूल निकल जाता है तब तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। यदि वर्गमूल नहीं निकलता है, यहाँ पर √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है किसी पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप है। यहां हमें ऑप्शन दे रखे 2p+1, 2p, p या p+1। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो हमें जो
p के रूप में जो संख्या दे रखी है, जैसे 2p+1, इसमें p की जगह 1 रख के देखते हैं। तो 2 गुणित p की जगह 1 रखेंगे +1, तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्या है, विषम संख्या है। और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 2 की जगह p की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तो ये कितना आया, 2 एकम 2, और ये तो क्या आ गई, सम संख्या आ गई, मतलब ये आपका ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। p की जगह यदि 1 रखेंगे तो ये भी हो सकता है, संभावना है, लेकिन p की जगह अगर आप 2 रखोगे तो ये क्या आ गई, सम संख्या है। अपने को क्या लाना है, विषम संख्या ही लाना है, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। p की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी क्या है, सम संख्या है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी पूर्णांक के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा वो किस रूप का होगा, 2p+1 के रूप में होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आगे चलती जाती है। ठीक है। समपूर्णांक निम्न रूप का होता है, किस रूप का होता है, क्यूब, 2q, 2q+1 या 2q-1। तो हम इस ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 1, 2, 3 ऐसे संख्या रख के देखते हैं। तो पहले 1 रखते हैं, तो q की जगह अगर 1 रखेंगे तो इसका मान तो 1 आएगा, और हमको लाना है समपूर्णांक, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं। q की जगह यदि 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, ये क्या आ गया, आपका सम संख्या आ गई, मतलब ये हो सकता है। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यदि q की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। हमको समपूर्णांक लाना है, ये विषम आ गया, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 गुणित q की जगह 1 -1, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये भी क्या आ जाएगा, विषम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, तो ये होता है 2q के रूप का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपसे हो जाएंगे, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले प्रश्न को आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है प्रत्येक m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम का रूप होगा। यहां हमसे क्या बोला है, विषम ध्यान रखना है, विषम 1, 3, 5, 7 ऐसे चलेगा। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 4m+2, 4m+4, 4m+1 या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो दे रखा है उसमें m की जगह 1 रखेंगे और चेक करेंगे कि ये विषम रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। हमको विषम लाना है, ये सम है, ये नहीं हो सकता। चलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 4 m की जगह 1 रखेंगे +4, 4 एकम 4 और 4 कितना हो गया, 8। हमको विषम लाना है, 8 सम संख्या है, ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 4 m की जगह 1 रखेंगे +1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक m एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसका धनात्मक विषम का जो रूप होगा वो 4m+1 के रूप का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ये ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया है, नहीं है ऐसा बोला है। ठीक है। तो हमको चेक करना है, q की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 8 गुणित 1 प्लस में 1, 8 एकम 8 और 1 9, ये क्या आ गया, 9 विषम पूर्णांक है, और हमसे पूछा गया नहीं है, ये तो है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, बी वाला, 8 गुणित 1 प्लस 4, तो 8 एकम 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 क्या है, सम संख्या है, और क्या नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। 8 क्यू की जगह 1 रखेंगे प्लस 3, तो 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। ये विषम पूर्णांक है, हमसे पूछा गया था विषम पूर्णांक नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें रखते हैं 8 एकम 8 और प्लस 7, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, ये भी विषम पूर्णांक है। तो हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, ये है, ये भी है और ये भी है। कौन नहीं है 12, और 12 किससे आ रहा है 8 क्यूब प्लस 4 से आ रहा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए आप, मैंने पाई बना दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब भी पाई पूछे आपसे तो पाई हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, इसको याद कर लीजिए। 110% ये परीक्षा में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पाई जो है अब क्यों होता है, क्योंकि पाई का आप कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है तो ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान अपन 22/7 उपयोग करते हैं, ये जो मान रहता है ये यथार्थ मान रहता है ना, फिक्स मान नहीं है, इस कारण से ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात होगी 3, 5, 6 या 4। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपन सबसे पहले। 625 कहां से शुरू करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 6 2 8, 8 और 2 10 और 3 13, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। कितनी बार है, कितने 2 3 4, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 की घात 4। और हमसे पूछा गया था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितनी होगी, तो ये कितनी घात है 4, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, 234 के अभाज्य गुणनखंड में अब पूछा है 3 की घात क्या होगी। जब आपको आ जाए तो काई की भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम क्या रहेंगे अभाज्य गुणनखंड 234 के, कहां से होगा ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 117। 3 से जा रहा है क्या 7 और 2 9, ठीक है चला जाएगा, 3 3 9 और 3 9 27, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 13। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3 कितनी बार है 2 बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं गुणित 13। हमसे पूछा गया है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात कितनी होगी, तो यहाँ 3 के ऊपर कितनी घात है 2 है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक और करते हैं, आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप मेरे साथ अगर करने का प्रयास करेंगे और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 192 के, 192, 2 से जाएगा ये 96 बार, फिर से 2 से चला जाएगा ये 48, फिर 2 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3।
तो जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको लिख लेते हैं। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बार क्या है, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 6 बार है तो 2 की घात 6 गुणित 3। हमसे पूछा था कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी है, 6 है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या है, जैसे 2 4 ले लीजिए, या 6 ले लीजिए, 4 और 6 ले लीजिए, या 6 और 8 ले लीजिए। तो दो क्रमिक संख्याओं का यदि आप HCF निकालेंगे तो क्या होगा। चलिए अपन 2 और 4 का निकाल के देख लेते हैं। तो 2 दूना 4, तो ये HCF कितना आ गया, 2 आएगा। तो हमेशा दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। आपको एक और निकाल के बता देता हूं, 6 और 4 का निकाल देते हैं। तो 6 4 4 एकम 4, 2 बचा, फिर से इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 दूना 4। तो ये आपका HCF आ जाएगा। तो हमेशा आपका HCF दो क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF निकालेंगे आप, तो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये बात आप याद भी रख सकते हो, और आपको एक इस प्रकार से समझ में आ गया तो आप नहीं भूलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब विषम का देख लेते हैं, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। विषम संख्या ये होती है, तो आपको याद रखना है, दो क्रमिक विषम संख्याएं जब भी होगी उनका HCF की अगर बात की जाए तो हमेशा क्या होगा, HCF 1 होगा विषम संख्याओं का, और सम संख्याओं का क्या होगा, 2 होगा। ये आप नोट करके याद भी रख सकते हैं, या आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सहअभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, 2 और 3 का उदाहरण लेते हैं। 2 और 3 का उदाहरण लेंगे, सहअभाज्य संख्या है, इनका मस, तो दो जो सहअभाज्य संख्या है उनका यदि मस या HCF अगर बोले तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा, जैसे 2 और 3, तो 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर 1 दूना 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या का भी उसमें भाग जाए, है ना, या जो जिसके गुणनखंड हो जाए। सिंपल सी बात, जो अभाज्य संख्या है, तो 27 जो है वो 3 से विभाजित होती है, 9 से भी विभाजित होती है। मतलब ये क्या है, ये संख्या 27 संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। 35 में 5 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, तो ये भी क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। 13 में 13 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 13 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 56 में 2 का भाग भी जाएगा, है ना, इस कारण से ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से आ गया यही क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 91 में भाग जाएगा, है ना, 13 7 91 होता है। 501 में क्या भाग जाएगा, क्या 501, 5 और 1 6, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना, 3 का भाग जाएगा इसमें। 41 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 1 और 41 के अलावा, इसलिए 41 अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस क्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे मैंने अभी बताया था, पहली अभाज्य संख्या 2 ली और दूसरी संख्या ले ली 3, तो इनका मस, जब भी दो अभाज्य संख्याएं आए और उनका बोला जाए आपको HCF क्या होगा, ये प्रश्न घुमा के पूछा गया है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, 1 ही होगा।
ठीक है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हल किए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।